नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 हिंदी के प्रथम अध्याय राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो इस चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप, इसमें सबसे पहले है भूमि। तो कहते हैं भूमि पर बसने वाला जन, जन मतलब हम लोग, और जन की संस्कृति अर्थात हमारी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो भूमि है वो अनंत काल से है, अर्थात यह भूमि अनंत काल से है और इसका निर्माण देवों ने किया है। उसके भौतिक रूप यानी इस पृथ्वी के भौतिक रूप, सौंदर्य, सुंदरता और समृद्धि हम सब जानते हैं ना कि पृथ्वी समृद्ध है, अर्थात पृथ्वी के अंदर बहुत सी बहुमूल्य निधियां छुपी हैं। तो वो सब कुछ के प्रति सचेत होना, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यानी हमारे ये कर्तव्य है कि हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य और उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहें और उसके प्रति जानकारी रखें। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अब यहाँ पर कहते हैं कि भूमि के पार्थिव का मतलब भौतिक स्वरूप से है। यानी जैसी भूमि हमें दिखती है, पत्थर, चट्टान, पहाड़, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, तो भूमि का भौतिक स्वरूप, ये सब कुछ भौतिकी के अंतर्गत आ जाएगा। तो भूमि के पार्थिव स्वरूप यानी भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यानी हमारी राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही बलवती होगी। यानी हम अपने भूमि के बारे में जितना अधिक जानेंगे, हमारा प्रेम और हमारा लगाव उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये पृथ्वी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पर इन्होंने पहले कहा कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, अर्थात पृथ्वी ही नहीं होगी तो कोई राष्ट्र ही नहीं होगा, और जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो विचारधारा जन्म कहाँ से लेगी, अर्थात विचारधाराओं का जन्म हो इसके लिए पृथ्वी की आवश्यकता है। तो ये तो आसान सी बात है। अगर पृथ्वी गायब हो जाए तो हम लोग भी गायब हो जाएंगे, फिर ना राष्ट्र रहेगा ना फिर राष्ट्रीय विचारधारा। तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता यानी जो राष्ट्र की भावना पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। निर्मूल का मतलब बिना जड़ की। तो अगर राष्ट्रीयता अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वो राष्ट्रीयता की भावना निराधार है या फिर निर्मूल है। ठीक है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता की जड़ें यानी किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, अर्थात यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावनाओं का जो अंकुर है, अंकुर मतलब बीज, वो उतना ही पल्लवित होगा, यानी वो उतना ही फलेगा फूलेगा। ठीक है। तो एक बार पढ़ा दिया था तो पूरा का पूरा मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत का मतलब आरंभ से अंत तक, इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, यानी इसीलिए
यहाँ पर लेखक ये बात कह रहे हैं कि इसीलिए पृथ्वी के जन्म की आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। आगे कहते हैं कि इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए, यानी ये कर्तव्य हर प्रकार से हमें पूरा करना चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न यानी उचित प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का शांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब हर जगह पर, गांवों में भी और नगरों में भी ऐसे केंद्र बनाए जाने चाहिए जहां पर पृथ्वी के बारे में समझाया जा सके, बताया जा सके। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि मतलब सीमा के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। यानी उन मेघ जलों से परिवर्धित मतलब बढ़ने वाली प्रत्येक तृणलता यानी छोटी से छोटी लता भी, और वनस्पति और हर एक वनस्पति में जैसे सभी पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है। या सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। यानी हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से अध्ययन करें, ठीक है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट मतलब नेत्र खुलेंगे, इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। तो इसमें तो समझाने जैसा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, अमूल्य निधियां यानी हीरे, मोती, सोना, चांदी और पेट्रोलियम भी, यहाँ तक कि सब कुछ, आप देखिए सब कुछ पृथ्वी के गर्भ से ही तो निकलता है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा का मतलब होता है वसुओं, अर्थात अमूल्य निधियों को धारण करने वाली पृथ्वी। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। यानी सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात ये तो सबको चाहिए, यानी सभी लोग इसे पाना चाहेंगे, यानी इन सब चीज़ों से सभी परिचित होना चाहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सब लोग जानना चाहेंगे। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। यहाँ पे कहने का मतलब लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में अनेक प्रकार की धातुएं दबी पड़ी हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। देह मतलब शरीर को, ठीक है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय, आर्थिक मतलब धन, पैसा, अर्थ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। यानी इसका सीधा मतलब कि धरती की समस्त जानकारी प्राप्त करना हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर यानी पत्थर वगैरह कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर, जैसे सुनार। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, जैसे पृथ्वी की गोद में कौन से जड़ पत्थर जन्म लेते हैं? मोती हो गया, चलिए एक मोती को मान लेते हैं। हीरा भी होता है, सोना भी होता है। और कुशल शिल्पियों के द्वारा, शिल्पी मतलब जैसे सोनार से सवारे जाने पर, यानी जब सोनार उस पर कलाकारी करता है, अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो सोने के आभूषण बड़े सुंदर दिखते हैं। चांदी, सोना, हीरा, मोती, ये सब कुछ जब सुनार उस पर कलाकारी करता है ना, तो बहुत सुंदर दिखता है। नाना भांति के अनगढ़ मतलब जिन्हें अभी गढ़ा ना गया हो, ठीक है। नग मतलब वही सोना, चांदी, हीरे, मोती। नग विंध्य की नदियों में प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि जब नदियाँ बहती हैं ना,
तो ये जो नग होते हैं ये टूट टूट कर नदियों की धारा के साथ बह जाते हैं। ठीक है। और जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों कहा गया नदियों के प्रवाह में, और ये नदियों की प्रवाह से जब बहते हुए नीचे आते हैं तो ये सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं, यानी सूर्य की धूप में चमकते रहते हैं। क्लियर है। तो नाना भांति के, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, अनगढ़ नगबिंध की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, यानी फिर वो बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, वे अनमोल हो जाते हैं। आप सबको तो पता है ना कितना महंगा है। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। महिलाएं हीरा, सोना, चांदी ये सब धारण करती हैं अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर यही चीज़ वो कह रहे हैं। ठीक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, अंतराल मतलब पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, समुद्र में ही मोती मिलता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि सागर में जलचर मतलब जो पानी में रहने वाले जीव हैं, एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना मतलब जानकारी और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम का मतलब परिश्रम। ठीक है। तो विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। ठाठ मतलब ढांचा। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम जिसमें थके ना कभी, के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, अर्थात छूट ना जाए। सभी लोग इस कार्य में भाग लें, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, पुष्कल का मतलब होता है प्रचुर या फिर अधिक। ठीक है। तो प्रचुर समृद्धि प्राप्त होगी, तो कह रहे हैं तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि प्राप्त किया जा सकता है। समग्र रूप मंडल भूल जाइए, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि यानी प्रचुर समृद्धि प्राप्त की जा सकती है और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है या फिर उन्नति कर सकता है। यानी यहाँ पर क्या बात कही गई है ये समझना पहले आवश्यक है, क्योंकि ये बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्या करें कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यानी विज्ञान को और उद्यम मतलब परिश्रम को, दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ढांचा तैयार करना है। अर्थात विज्ञान के माध्यम से परिश्रम को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे बहुत से कंप्यूटर आ गए विज्ञान की वजह से, और उन कंप्यूटरों ने ना जाने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, लेकिन ये ठीक है, इसकी भी आवश्यकता थी गणना करने के लिए। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ विज्ञान को इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि वो लोगों के रोजगार को ना छीने। ठीक है। तो विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि लेखक यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे कह रहे हैं कि विज्ञान और परिश्रम को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और तभी किसी राष्ट्र का भौतिक स्वरूप उन्नत बन सकता है। इसके कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि विज्ञान का विकास इस प्रकार हो कि उससे श्रमिकों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे, बल्कि उनके कार्य में और कुशलता में अधिक वृद्धि हो। ठीक है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह कार्य बिना किसी दबाव के किया जाना चाहिए। यह कार्य सबकी इच्छा, सहमति और प्रसन्नता से होना चाहिए। हमारा ध्येय यह हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। यानी इस लाइन का मतलब कि हमारा यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि सभी लोगों को रोजगार अवश्य मिले, कोई भी बेरोजगार ना रहे। अगर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रह गया तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा और राष्ट्र की पूरी तरह से या फिर समग्र समृद्धि नहीं हो पाएगी। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडल प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात तभी राष्ट्र की समग्र समृद्धि हो पाएगी। अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा कुल मिलाकर आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमें विज्ञान का विकास इस प्रकार करना होगा कि उससे हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, तभी मातृभूमि की समग्र समृद्धि हो सकेगी। आगे कहते हैं जन। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी इस पृथ्वी को हम ही लोग तो मातृभूमि कहते हैं। यानी अगर हम नहीं होंगे तो क्या भैंस और दूसरे जानवर इसे मातृभूमि बोलेंगे? नहीं, हमारी ही वजह से इसे मातृभूमि की संज्ञा मिलती है, यानी हमारी ही वजह से इसे मातृभूमि कहा जाता है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहं पृथ्व्यः, यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं यानी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। आप सीधे सीधे अंकुर का मतलब बीज होता है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं। तो यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है, सशक्त रूप यानी पूरी तरह से, पूरी शक्ति के साथ, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। अचेतन कहने का मतलब यहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति में चेतना ही ना हो, ठीक है, तो वो हो गया अचेतन। और जड़ जड़ मतलब जैसे जड़ होती है पेड़ों की, यानी उसका कोई प्रभाव नहीं होता, बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथ्व्यः, नमो मात्रे पृथ्व्यः। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यानी जब हम माता के रूप में भूमि को प्रणाम करते हैं तो यही प्रणाम भाव हमारा और पृथ्वी के बीच का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसको आप थोड़ा सा और बारीकी से समझिए, तब आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कहते हैं कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यानी यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये जो प्रणाम भाव है, प्रणाम भाव का मतलब ये जो प्रेम है व्यक्ति का और धरती के बीच, ये आप इसे ऐसे कहिए कि लेखक कह रहे हैं या फिर लेखक का यही मानना है कि धरती के प्रति सच्चा प्रेम ही व्यक्ति या फिर जन और भूमि, व्यक्ति और धरती के संबंध को दृढ़ बनाता है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी प्रकार के आदर भाव की दृढ़ दीवार पर
राष्ट्र का भवन तैयार होता है, यानी राष्ट्र का विकास होता है। अब और समझिए, थोड़ा सा आसानी से समझने से अच्छा है हम थोड़ा सा बारीकी से समझ लें। एक बार पढ़ना उचित होगा, ढंग से पढ़ने। चलिए, इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित होता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि इसी दृढ़ चट्टान पर, यानी इसी दृढ़ चट्टान पर, यानी यही जो प्रेम हमारा और पृथ्वी के बीच जब तक बना रहता है, इसी पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है, इसी पर राष्ट्र का जीवन आश्रित होता है। ठीक है, यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति ये जो आदर की भावना है, ये एक दृढ़ चट्टान के जैसी है और जिस पर राष्ट्र का जीवन आश्रित होता है या फिर आश्रित रहता है। अब क्लियर है, अब डाउट नहीं होना चाहिए। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। तो क्लियर है, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। अर्थात अगर हम अपना संबंध माता पृथ्वी के साथ माता और पुत्र वाला मानते हैं, तो पृथ्वी की जो अमूल्य निधियां हैं या फिर पृथ्वी के जो वरदान हैं, जो उसके गुण हैं, उन सब में हमें अधिकार पाने का, उनमें हिस्सा पाने का हमारे पास अधिकार है। ठीक है, जैसे आपको 10 रुपये चाहिए तो आप अपनी मम्मी से ही मांगोगे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप आके मेरी मम्मी से 10 रुपये मांगने लगो, तो आप अपनी मम्मी से मांगोगे। तो वही चीज़ कि आपकी मम्मी के पास जो चीज़ें हैं उनमें आपका अधिकार है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे घर में मम्मी है, उसी तरह से ये पूरी पृथ्वी हमारी माता है। तो अब माता के पास जितनी चीज़ें हैं उन सब में हमारा अधिकार है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध स्वीकार करना होगा। तो जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, यानी ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता से प्रेम करें और उनकी सेवा करें। वह एक निष्कारण धर्म है। निष्कारण धर्म यानी एक ऐसा धर्म जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं रहती। ठीक है, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है अधःपतन को। यानी यहाँ पर सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी माता से स्वार्थ से प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ है इसी वजह से आप अपनी माता से प्रेम करते हैं, तो आपका पतन हो जाएगा। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, यानी हम सब बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि फलाने ऊंचे हैं, ऊंची जाति के हैं और दूसरे व्यक्ति नीची जात के हैं, या फिर हम बहुत धनी हैं, दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब है। ये ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। यानी जो भी मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है, यानी जो भी मातृभूमि से जुड़ा है, वो समान अधिकार का भागी है, यानी फिर सबका एक समान अधिकार है। जैसे घर में 5 भाई हैं तो पांचों का समान अधिकार है, वैसे ही हम सब इस भूमि के पुत्र हैं, तो हम सब का समान अधिकार है। ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई श्रेष्ठ है, ना ही कोई कमज़ोर है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यानी आप सबको पता है कि जन विभिन्न तरीक़ों से पृथ्वी पर निवास करता है, जैसे नगर और जनपद, पुर और गांव। यानी पुर मतलब जैसे कुछ गांवों के नाम होते हैं, पुर लगा होता है, और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के, नाना यानी विभिन्न प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, और ये अनेक भाषाएं बोलते हैं। यानी 10 नहीं, हर 20 किलोमीटर पर भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। आप नोटिस कीजिएगा, भारत में हर 20 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। यानी घर में अगर कोई बेटा नालायक हो तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये मेरा भाई ही नहीं है, ये भी मेरा भाई है। यानी सभी मातृभूमि के पुत्र हैं, और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। यानी यहाँ पर जब कहा उन्होंने कि उनका सौहार्द भाव अखंड है, यानी भले ही ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों,
अलग अलग स्थानों पर रहते हों, फिर भी इनका मातृभूमि के प्रति जो प्रेम और समर्पण की भावना है उसमें कोई भेदभाव नहीं आता। ठीक है, जैसे नगर में रह रहे हैं, कुछ लोग जनपद में रह रहे हैं, कुछ लोग पुर और गांव में रह रहे हैं, कुछ लोग जंगलों में रह रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, यानी ये सब गांव स्थान। ठीक है, और ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है, अर्थात मातृभूमि के प्रति उनके कर्तव्य, और आप ऐसे कह सकते हैं कि इससे अपनी मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम और समर्पण की भावना में कोई भेदभाव नहीं आता। ठीक है, सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, यानी हो सकता है किसी की सभ्यता आगे हो या फिर हो सकता है किसी का रहन सहन अच्छा हो। जैसे कुछ लोग धनी होंगे तो उनका रहन सहन अच्छा होगा, कुछ लोग गरीब होंगे तो उनका रहन सहन थोड़ा सा पिछड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, विशाल प्रांगण यानी इस विशाल भूभाग में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, यानी कोई भी जाति हो सबके लिए पर्याप्त और समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय का मतलब होता है भेदों की एकता। ठीक है, भेदों की एकता के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर आगे राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, यानी अगर आप चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र विकास करे तो राष्ट्र के हर एक नागरिक को विकास करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अभी एक ही घर में एक परिवार में 5 लोग हैं, आप चाहते हैं कि मेरा परिवार बहुत अच्छे से फले फूले तो उन 5 को कमाना होगा। अगर वो 5 कमाएंगे तब तो आपका परिवार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर 3 कमा रहे हैं और 2 घर पर निठल्ले बैठे हुए हैं तो वो जो 2 लोग हैं ना वो पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों के समान हैं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा, वो दोनों कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और वो जो 3 लोग कमा रहे हैं वो लोग भी वापस आकर बैठ जाएंगे कि हम लोग काहे काम करें, ये लोग आराम से बैठ के खा रहे हैं, हम लोग भी बैठ के खाएंगे, तो विनाश हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरी तरह से आपको प्रगति करनी है तो राष्ट्र के सभी लोग, जितने लोग हैं उन सबको आगे बढ़ना होगा, प्रगति करनी होगी। तो किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, यानी राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को छोड़कर अगर हम चाहें कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ जाए तो यह असंभव है। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। इसीलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग यानी राष्ट्र में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी, अर्थात हर एक व्यक्ति पर हमें ध्यान देना होगा। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है, अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। कहने का मतलब, जैसे इलाहाबाद में, चलिए मान लेते हैं कि कोई एक क्षेत्र है, जैसे अभी मान लीजिए ईशान मार्केट है। ईशान मार्केट में कुछ लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, घूम रहे हैं, मान लेते हैं, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और दूसरे स्थानों पर सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो शिक्षा का प्रभाव ईशान मार्केट में धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि जिस स्थान पर लोग पीछे हुए वहाँ पर राष्ट्र कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने कहा कि समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा, यानी राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र यानी पूरे राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तादात्म्य का मतलब होता है एकत्व, समर्पण। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी ये तो स्पष्ट सी बात है, ये आम बात है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। यानी हम कभी हार नहीं मानते, हम हमेशा आगे बढ़ते हैं।
जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान यानी आगे बढ़ना के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब जाहिर सी बात है कि ये नहीं समझ में आया। चलिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, इसका मतलब है कि जन का प्रवाह अनंत होता है क्योंकि राष्ट्र के निवासियों की जीवन श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। यानी दादाजी गए तो उनका स्थान पिताजी ने लिया, पिताजी का स्थान अब हम लेंगे, हमारा स्थान हमारे बच्चे लेंगे, यानी ये श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। सहस्त्रों वर्षों से, हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, यानी हजारों वर्षों से राष्ट्र के निवासियों ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। अर्थात तादात्म्य का मतलब एकत्व, समर्पण। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक पृथ्वी में सूर्य की किरणें विद्यमान रहेंगी, तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी अमर रहेगा। ठीक है, यानी जब तक सूर्य का अस्तित्व है तब तक हमारा भी अस्तित्व है। ये चीज़ इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी, यानी यहाँ पर ये सीधी सीधी बात है कि मानव जो है वो पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ है और इसी कारण शताब्दियों से उसका तालमेल अपनी भूमि से बना हुआ है। राष्ट्र निवासी जन उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, यानी बना हुआ है। तो मनुष्य के जीवन का आधार या फिर मनुष्य के जीवन का सुदृढ़ आधार राष्ट्र है। आप ऐसे कहिए सीधा सीधा कि मनुष्य के जीवन का आधार राष्ट्र है, यानी हमारे जीवन का आधार तो हमारा राष्ट्र ही है ना। अगर भारत से निकाल दिए जाएं तो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। तो मानव जीवन का जो आधार है वो राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति पर ही मानव जीवन की प्रगति निर्भर करती है। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, अगर भारत पीछे जाएगा तो हम लोग भी पीछे जाएंगे। तो जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जैसे नदी हमेशा बहती रहती है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा भी इतिहास है। कई बार भारत को लूटा गया, अनेक विदेशी आए, उन्होंने यहाँ पर शासन किया, ये सब कुछ हुआ। यानी इतिहास के अनुसार अनेक उन्नति और अवनति, उन्नति मतलब आगे बढ़ना, अवनति यानी पीछे जाना। तो अवनति के बाद भी मनुष्य का जीवन चल रहा है। जैसे नदी बहती रहती है, ठीक वैसे ही मनुष्य का जीवन चल रहा है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। आप इसे और आसान करके पढ़ना चाहें तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, यानी राष्ट्र के जन का जीवन नदी की भांति सदैव गतिमान रहता है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह, जैसे नदी होती है वो जहाँ भी जाती है ना, वहाँ विकास उत्पन्न होता है। जैसे गंगा नदी है हमारे इलाहाबाद में, तो हमारी जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है, क्योंकि गंगा नदी बहुत सारी उपजाऊ भूमि अपने साथ बहा कर लाई है, उपजाऊ मिट्टी अपने साथ बहा कर लाई है, और उस उपजाऊ मिट्टी की वजह से हमारे यहाँ फसलें अच्छी होती हैं और हम विकसित हो रहे हैं। यानी फसल को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं किसान यहाँ के, तो विकास होता है। जब पैसा आएगा तो विकास होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्र के जन का जीवन नदी की भांति सदैव गतिमान रहता है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह जहाँ भी जाता है वहाँ विकास उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी ठीक उसी प्रकार मानव को भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के चिन्हों को छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। विकास को चिन्हों को छोड़ते हुए यानी विकास करते हुए। जैसे नदी जहाँ जाती है वहाँ पे विकास होता है, ठीक उसी प्रकार हम भी जहाँ जाएं वहाँ विकास होना चाहिए। तो हमें विकास के चिन्हों को छोड़ना है ताकि हमारी एक निशानी पीछे बनी रहे। ठीक है, तो आप ऐसे आसान शब्दों में पढ़ सकते हैं कि विकास के चिन्हों को छोड़ते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब अगला है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है।
अब यहाँ पर तो सबसे अजीब बात है, चलिए कोई अजीब बात नहीं, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक है, लेखक का ये मानना है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जो है वो जन की संस्कृति है, यानी हमारी संस्कृति। मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यानी लेखक का ये मानना है कि मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह राष्ट्र के निवासियों के लिए जीवन की श्वास की तरह है। जैसे अभी सांस ना मिले तो मर जाएंगे, ठीक वैसे ही अगर संस्कृति ना हो तो राष्ट्र का भी पतन हो जाएगा। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध का मतलब होता है सिर रहित धड़, यानी आपका पूरा शरीर हो लेकिन सिर ना हो। तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो विकास और अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब उन्नति। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी ये तीनों चीज़ें मिलकर राष्ट्र का समग्र रूप बनाती हैं, यानी राष्ट्र का पूरा रूप तैयार करती हैं। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, यानी अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो उस राष्ट्र का लोप हो जाएगा, यानी विनाश हो जाएगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, यानी इस लाइन का मतलब कि जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, यानी संस्कृति वास्तव में जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। यानी संस्कृति की सुंदरता एवं सौरभ से ही राष्ट्र की सुंदरता एवं उसके सौरभ में वृद्धि होती है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तव में ज्ञान और कर्म, यानी ज्ञान और कार्य, इन दोनों के मिलन से उत्पन्न प्रकाश का नाम ही संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। ठीक है, जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। यानी हमें जीवन का किस प्रकार से विकास करना है, इसकी युक्ति, योजना संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। ये हमारी संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है, यानी इस योजना को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। ठीक है, इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं। जैसे हमारे राष्ट्र में अनेक संस्कृतियाँ हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपने संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, कोई भी मुश्किल वर्ड है नहीं, बहुत आसान है। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं, अर्थात मिल जाती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यानी सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो सब कुछ सुख रहेगा, सभी सुखी रहेंगे। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ये सब बात हम जानते हैं पहले से ही। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधियों के विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता होती है। यानी बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अलग है, लेकिन जब अंतरात्मा की दृष्टि से हम उसे ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो हमें लगता है कि सबका उद्देश्य एक ही है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति सहृदय है वो क्या करता है कि वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, यानी
अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो जो व्यक्ति सहृदय है वो हर एक संस्कृति के सकारात्मक पक्ष को स्वीकार कर लेता है और उससे आनंदित होता है, ठीक है, और उससे प्रसन्न होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो इस प्रकार की उदार भावना ही, यानी ऐसी भावना ही विविध जनों से बने, विभिन्न प्रकार के जनों से बने हुए इस राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, सही है, ठीक है। यानी हम सभी को अलग अलग संस्कृतियों से जो सकारात्मक चीज़ें हैं उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और नकारात्मक चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही स्वस्थकर है इस विभिन्न जनों से बने राष्ट्र के लिए। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र रूप से, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। यानी गाँवों में लोकगीत होते हैं और लोक कथाओं में भी संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। यानी अब जब लोक कथा आप सुनते हैं तो उसमें भी संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलती है। जब गाँवों के आप लोकगीत सुनते हैं तो उनमें भी आपको संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है और वहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। यानी अब जब हम राष्ट्रीय संस्कृति से परिचित हो रहे हैं तो हमें उन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, यानी पूर्वजों ने जो कुछ भी हमारे लिए छोड़ा है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। यानी उन सब चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए और उसके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहिए। यानी उसे अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें भावी पीढ़ी को भी वैसा आचरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, साहित्य, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यानी हमारे पूर्वजों ने भूतकाल में चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य व उन्नति की है वह हमारे लिए गौरवपूर्ण है और हम उसे गौरव के साथ धारण करते हैं। अब उसके आगे वहाँ पर ये कह रहे हैं कि पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत किए गए ये जो आदर्श हैं इसके परम तेज का हम स्वयं साक्षात अनुभव कर सकेंगे और भावी पीढ़ी को भी हम वैसा आचरण करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, ठीक है। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, यानी यही राष्ट्र के विकास हेतु आवश्यक है, अर्थात राष्ट्र के उत्थान के लिए यही सर्वोपरि है। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, यानी जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार स्वरूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, जहाँ पर अतीत का बोझ वर्तमान पर नहीं होता और जहाँ भूत का नकारात्मक प्रभाव वर्तमान पर नहीं होता, वरन अपने वरदान की पुष्टि से उसे आगे बढ़ाना चाहता है, बल्कि उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। उस राष्ट्र का या फिर ऐसे राष्ट्र का हम अभिनंदन करते हैं और हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल तो बहुत बारीकी से समझाया है, इसे एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।